नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। अगर आप बीए फाइनल ईयर के छात्र हैं और आपके विषय में हिंदी साहित्य है और उस हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र है और उस प्रथम प्रश्न पत्र में पहली इकाई है, तो आप सही वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पहली यूनिट का पूरा विश्लेषण करेंगे और गत वर्ष पूछे गए पहली यूनिट से संबंधित प्रश्न हो या फिर शिक्षकों द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्न या फिर इसके सिलेबस की बात हो, हम सभी कुछ आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि आप वीडियो से जुड़े रहेंगे और अंत तक बने रहेंगे। वीडियो के अंत में हम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का सिलेबस बताएंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब अगर मैं इस वीडियो को मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को मैं इस 20 प्रश्न पत्र सीरीज़ के ज़रिए बता रहा हूं। रहते तो इसमें 20 प्रश्न हैं, लेकिन वो लगते ऐसे हैं जैसे ये पेपर देना बड़ा कठिन काम होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉन्फिडेंस में आपकी तैयारी थोड़ी सी भी अच्छी है तो आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आपको मेरे साथ देखना है, समझना है और आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। अपने आप पर विश्वास रखिए। यह हमारा घरेलू तरीका है ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से दिख सके। हिंदी साहित्य 20 प्रश्न पत्र सीरीज़ और ये आता है पहला प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि हम पहली यूनिट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पर। पहली है प्रयोजन मूलक हिंदी और दूसरा है कंप्यूटर। इन्हीं दो चीज़ों पर आधारित है इकाई 1 यानी यूनिट 1। यहाँ पर प्रश्न बनता है प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा देते हुए इसकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए, अथवा प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी से का आशय स्पष्ट कीजिए, या फिर हिंदी भाषा के प्रयोजन मूलक रूप को प्रस्तुत कीजिए। मैं यहाँ पर ये सब बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला हूँ। मैं केवल आपको अर्थ समझाऊंगा। अगर आपके पास 20 ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इन चीज़ों का आपको अर्थ समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह आप अच्छी तरह से लिखकर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों, प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ जब हम लगाते हैं तो सामान्य तौर पर प्रयोजन मूलक आम बोलचाल की भाषा को कहते हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ जिस भाषा में, ये बिल्कुल आम भाषा है। मैं इसे और कठिन बना सकता था क्योंकि ये हिंदी साहित्य की भाषा नहीं है। दोस्तों, जब आप हिंदी साहित्य के साहित्य पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कई शब्दों के अर्थ सर के ऊपर से जाते हैं और वो समझ में नहीं आते हैं। वो है हिंदी साहित्य। और जो हम दोस्तों के साथ आम रूप में बात करते हैं उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं या फिर फंक्शनल हिंदी कहते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा होती है। दोस्तों, हिंदी का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। 1000 ईस्वी से इसका जन्म माना जाता है। इसका सौश्रेणी नामक एक अपभ्रंश भाषा से इसका जन्म माना जाता है। दोस्तों, हिंदी जो है यह समय के साथ बदलती गई। आज आप देखते हैं कंप्यूटर के साथ हिंदी होती है, आप देखते हैं तकनीक के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हिंदी होती है, जबकि इस तरह संस्कृत नहीं होती है, पाली नहीं होती है, प्राकृत नहीं होती है। इसलिए प्राचीन भाषाएं आज के समय में विलुप्त हो गई हैं क्योंकि ये अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई। हिंदी ने अपने आप को अपडेट किया और वह प्रयोजन मूलक रूप में आ गई, यानी फंक्शनल हिंदी में आ गई। ये सब आपको समझकर लिखना है। बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया, आम बोलचाल की भाषा प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनता है प्रयोजन मूलक हिंदी का आशय। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये पूरी आधी यूनिट में तो आपको सिर्फ प्रयोजन मूलक हिंदी ही पूछेगा, इसलिए आपको दो चीज़ें बस अच्छे से तैयार करनी है। पहला है प्रयोजन मूलक किसे कहते हैं और दूसरा है प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं बताइए। अब यहाँ पर देखते हैं, ये इसका इतिहास है। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये प्रश्न रहा। आप वीडियो को रोक रोक कर पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। ये इसका इतिहास रहा। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टाइम मिले कीमती वक्त से तो कमेंट कर बताइएगा हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं और इसका अर्थ मैं आपको बता ही चुका हूँ। पहली है प्रयोजनीयता, मतलब एक उद्देश्य इसका एक चूँकि मेरे कल एग्ज़ाम्स हैं इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा विश्लेषणात्मक नहीं बना रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं नहीं समझा रहा हूँ, इसलिए मैं सर आपको दिखाते जा रहा हूँ। आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। प्रयोजनीयता
ये इसकी पहली विशेषता हुई। दूसरी विशेषता इसकी प्रयोजनीयता की, मतलब कितने प्रकार की हिंदी होती है, कहाँ कहाँ पर हिंदी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसके 7 प्रकार बताए गए हैं। पहला है बोलचाल हिंदी, व्यापारी हिंदी, कार्यालयीन हिंदी, शास्त्रीय हिंदी, राजनीतिक तकनीकी हिंदी, साहित्यिक हिंदी और समाजी हिंदी। ये हिंदी के प्रकार हैं। दूसरी विशेषता आती है प्रयोजनमूलक हिंदी की वैज्ञानिकता, दूसरी है सामाजिकता और तीसरी है भाषिक विशिष्टता। सिंपल है, आप चार बातों को याद रख सकते हैं, प्रयोजनीयता, वैज्ञानिकता, सामाजिकता, भाषा विशिष्टता, और इनका अर्थ समझकर आप आसानी से लिख सकते हैं। जब वैज्ञानिकता की बात आती है तो आपको लिखना है कि हिंदी प्रयोजनमूलक यानी कि साधारण है, इसलिए वैज्ञानिक रूपों में भी इसका आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा आता है कंप्यूटर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिट 1 में आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें मिलेंगी, पहला तो प्रयोजनमूलक हिंदी और दूसरा है कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर के बारे में मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि कंप्यूटर के विषय में आप गूगल करके पढ़ लें तो आपको और आसानी होगी, क्योंकि 20 में बहुत लंबा दिया गया है और दिया गया कुछ काम का नहीं है। इसलिए आप कंप्यूटर का संक्षिप्त परिचय गूगल से पढ़ लीजिए कि कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने 1838 में की थी और उन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, जनक कहा जाता है। कंप्यूटर 5 पीढ़ियों में विभाजित है, 5 जनरेशन में बटा हुआ है और 5 खंडों में इसका विकास हुआ और वर्तमान में कंप्यूटर एक उन्नत यंत्र है और यह मानव को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। जब 18वीं सदी आई, 19वीं सदी आई, यानी जो 1800 वाले सन आए, इनमें पूरे विश्व में एक प्रकार की क्रांति आई, चाहे वह औद्योगिक क्रांति हो, व्यापारिक क्रांति हो, वैज्ञानिक क्रांति हो, हर प्रकार की क्रांति आई और उनमें कंप्यूटर का विकास भी हुआ इस क्रांति में। तो दोस्तों, आप इस तरह से कंप्यूटर का संक्षिप्त परिचय गूगल से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप इनपुट और आउटपुट भी पढ़ लीजिएगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ही पढ़ लीजिएगा। इनपुट डिवाइस वे होती हैं, मतलब जब हम इंफॉर्मेशन को, हमारे प्रश्नों को कंप्यूटर में एंट्री करवाते हैं, जब हम डाटा एंट्री करते हैं, वह इनपुट कहलाता है। इन मतलब अंदर और पुट मतलब रखना, अंदर रखना, जानकारियों को अंदर रखना इनपुट कहलाता है। आप किस तरह रखते हैं? कीबोर्ड के जरिए आप जानकारियों को कंप्यूटर में डालते हैं, आप माउस के जरिए क्लिक करके जानकारियों को अंदर डालते हैं, आप स्कैनर के जरिए आप जानकारियों को डालते हैं। आपने देखा होगा ऑनलाइन में जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी फ़ोटो को स्कैन किया जाता है ताकि फॉर्म में चिपका दिया जाए, तो फ़ोटो को स्कैन करके अंदर डाला जा रहा है। इस प्रकार से ये इनपुट डिवाइस कहलाई। उसी तरह आउटपुट डिवाइस, जब कंप्यूटर आपको आंसर देता है तो वह आउटपुट कहलाता है। तो कंप्यूटर आपको आंसर किस तरह से देता है, वो आपको मॉनिटर में दिखा रहता है, स्क्रीन में आपको आंसर दिखता है। मॉनिटर के ज़रिए आपको वह प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट करके आंसर देगा। वह आपको साउंड, जो डीजे बजते हैं उसमें से साउंड बाहर निकलता है, वह भी एक प्रकार का आंसर है। इस तरह से आप इन्हें पढ़ लीजिएगा और सिंपली आप इनके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग की बात हो तो वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि वर्ड पैड, नोट पैड, एक्सेल, जो कंप्यूटर में हम देखते हैं, वर्ड पैड के ज़रिए हम बहुत सारे हमारे कामों को कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न आता है डाटा एंट्री किसे कहते हैं, डाटा प्रोग्रामिंग या फिर मुद्राकृति फॉन्ट या प्रबंध क्या है, यूनिकोड क्या है। यूनिकोड के बारे में मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग मुद्रा है, सभी देश में अलग अलग पैसे चलते हैं, लेकिन काफ़ी सारे देशों में ऐसा होता है कि डॉलर चल जाता है। आप अमेरिका का डॉलर भारत में लाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। इसी तरह अलग अलग भाषाएं होती है, उन्हीं भाषाओं के कोड बनाए जाते हैं। वह वर्ड में नहीं होते, वो डॉट में होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। उन्हें हम यूनिक कोड कहते हैं। जैसे कि सीक्रेट पैटर्न होता है, इसी तरह से अलग अलग भाषाओं के बीच बातें कैसी की जाए कंप्यूटर में, तो वह फ़ॉन्ट एक विशेष कोड के ज़रिए की जाती है और वह सभी भाषाओं में एक अलग भाषा के रूप में उभर कर आता है। उसे हम यूनिकोड कहते हैं, यूनिकोड कहते हैं। तो इस तरह से इस 20 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं और यहाँ पर से
इकाई 2 शुरू होती है और मैं कोशिश करूंगा कि इकाई 2 के भी आपके सामने प्रश्न लेकर आए। यह प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं रही, प्रयोजनीयता, वैज्ञानिकता, सामाजिकता, भाषा विशिष्टता। इस तरह आप पॉइंट याद कर ले। अंदर का विवरण लिखना उतना कठिन नहीं है। जैसे कंप्यूटर की विशेषताएं यहाँ पर पूछा तो अधिकतम संग्रहण क्षमता, यह सिंपल है कि कंप्यूटर में अधिक से अधिक हम स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए तो उसे कंप्यूटर कहते हैं। वह तेज़ गति से काम करता है, वह किसी के पक्ष में नहीं रहता बल्कि निष्पक्ष होकर निर्णय लेता है। स्वचालित, विश्वसनीयता, मनुष्य की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, गोपनीयता होती है, अन्य विशेषताएं होती हैं। इस तरह से ये इसकी विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जैक मा अपने स्कूल में 3 बार फेल हुए, यूनिवर्सिटी में भी 3 बार फेल हुए। वे जॉब इंटरव्यू में अलग अलग जॉब्स में 30 बार रिजेक्ट किए गए और KFC में उन्हें 24 बार रिजेक्ट किया गया। उसके बावजूद वे आज चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और पिछले साल तक वे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। दोस्तों, जैक मा कहते हैं, कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप खिलेगी। ये नंबर, ये मार्क्स कुछ मायने नहीं रखेंगे। मायने ये रखेगा कि आपने इस पल में क्या जिया, इस ज़िंदगी से आपने क्या सीखा। दोस्तों, अगर किसी के 33% भी है BA फाइनल ईयर में, तो वह पास होने के बाद UPSC के एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर किसी के 99 भी हैं तो वह BA फाइनल या फिर किसी भी सब्जेक्ट से फाइनल करने के बाद UPSC के एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। याद रखिए, कोई मायने नहीं रखने वाला कि आपने कितना लिखा था, आपने कितने % बनाए थे। याद ये रखेगा कि आपने इस ज़िंदगी से क्या सीखा। वैसे भी भगवत गीता कहती है कि जीवन कहाँ है। जीवन ना तो अतीत में है, जीवन ना भविष्य में है, जीवन वर्तमान में है और इस पल को जीना ही जीवन है। आइए सिलेबस देखते हैं। दोस्तों, आइए हम सिलेबस को देख लेते हैं। एक बार सिलेबस पर नज़र डाल देते हैं। यह हमारा सिलेबस रहा। यह पहला प्रश्न पत्र है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। मैं जूम कर और पढ़कर सुना देता हूँ। शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। मैं PG कॉलेज छिंदवाड़ा से संबंधित छात्र हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ का बता रहा हूँ। यह सिलेबस मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए लागू होगा और अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के भी हैं तो भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हिंदी का सिलेबस ज़्यादातर ऐसा ही होता है। आप इसे देख लीजिएगा। और एक और दिखा देता हूँ, ये इसका दूसरा रहा फ़ोटो। ये रहा सिलेबस। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मोटिवेशन को याद रखिएगा। जीवन में ज़रूरी नहीं कि मार्क्स कितने आए थे, जीवन में ज़रूरी है कि आपने सीखा क्या था।